नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी पे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर 9। दोस्तों, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना रखा हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 में रेडिएशन, कंडक्शन, एडवेक्शन और कन्वेक्शन तक बता रखा था। तो चलिए इसके आगे से हम देखना शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। अच्छा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी सन से ना अर्थ पे, जैसे मान लो यहाँ अर्थ है, ये सन है, यहाँ से जब एनर्जी आती है तो ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है। ठीक है, किसके फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है। और जब ये अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में हो जाती है। अब इसी की वजह से क्या होता है? अच्छा, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, आप इसको याद रखोगे कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो अर्थ के सरफेस पे आएगी और फिर जब ये वापस बैक हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल क्यों? क्यों टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? लैंड सरफेस। जब लैंड के सरफेस पे ये टकरा के फिर रेडिएट होती है तो इसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये समझना कि जब पहले आती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, तो जो भी अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाकी की ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, ये इसको बहुत इजीली आने देती हैं। बट जब ये वापस जाती है ना तो लॉन्ग वेव के फॉर्म में हो जाती है। और जब लॉन्ग वेव के फॉर्म में हो जाती है तो इसको जाने नहीं देते, इसको ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप करने की वजह से ही क्या होता है कि अर्थ का सरफेस भी थोड़ा गर्म हो जाता है। आप देखोगे शाम के टाइम में या फिर रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमको, तो इसी की वजह से लगती है। ठीक है, बाकी यही सब कंसेप्ट है इसका। और फिर आगे देखते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन अब कितनी अमाउंट में आती है अर्थ पे, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। इसमें देखोगे कि अर्थ जो है ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है और ना ही बहुत ज़्यादा हीट को लॉस्ट करती है। तो एक कांस्टेंट अपना बैलेंस बना के चलती है। अब उसी को देखते हैं कि अगर मान लो अर्थ पे 100 यूनिट सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो कितना परसेंट अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है? आप देखोगे कि रफली 35 यूनिट क्या होता है स्पेस में। जैसे मान लो 100 यूनिट आया, उसमें से 35 यूनिट बिल्कुल स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। बाकी के कितने बचे? 65%। ठीक है, या फिर 65 यूनिट मान लो। यही 65 यूनिट क्या होती है? अर्थ अर्थ तक आती है। और इसमें से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे हीट करती है। अर्थ के सरफेस पे जो हीट करती है वो है आपकी बस 51 यूनिट। ठीक है, यही 51 यूनिट अर्थ के सरफेस पे हीट करती है। बाकी का यहाँ पे आप देखोगे कि जो 14 यूनिट्स एनर्जी है 65 में से, ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखो क्या, सिंपल समझ लो। 100% आया, जिसमें से 30% या फिर कहो तो 35% के आसपास में वापस स्पेस में चला गया। 65% अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ, जिसमें से 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। बाकी की सिर्फ और सिर्फ 51% या फिर 51 यूनिट्स ही एनर्जी अर्थ के सरफेस पे हिट करती है। अब देखो, फिर ये वापस कितने परसेंट में कब कब कैसे जाती हैं उसको देखो। 51 यूनिट्स एनर्जी आई, जिसमें से 70 यूनिट्स क्या हो गया? स्पेस में तो डायरेक्टली चली जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। और बाकी बची आपकी 34 यूनिट। इसमें क्या होता है कि ये एटमोसफियर हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर देखोगे कि 6 यूनिट जो होता है वो भी डायरेक्टली एटमोसफेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। 9 यूनिट जो है वो कन्वेक्शंस और टर्बुलेंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रेडिएट हो जाता है। फिर 19 यूनिट्स देखोगे कि ये लेटेंट हीट के फॉर्म में वापस चला जाएगा, जिसमें से 40। अब देखो, टोटल मिला जुला के जितने भी 100 यूनिट्स आई हैं, उसमें से 48 यूनिट सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये 14 यूनिट्स इंसुलेशन जब बिल्कुल 100 यूनिट आ रही है तो उसमें का 14 यूनिट्स। और जब ये 51 यूनिट या फिर 65 यूनिट जो एटमॉस्फेयर में हमारा एंटर की है, उसमें से 34 यूनिट्स, ये दोनों मिला के कम से कम 48 यूनिट्स के आसपास में हमारा एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर देखो कि जो भी टोटल रेडिएशंस आता है अर्थ के सरफेस पे और फिर कुछ एटमॉस्फेयर में भी वापस चला जाता है। यहाँ 17 + 48 दिखाया है, जो कि 65 यूनिट्स के आसपास में होती हैं। और यही यूनिट्स क्या थे? हमारे अर्थ के सरफेस में इंटर किए थे, या फिर कहें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर की थी, है ना। और इसी को हम बोलते हैं
हीट बजट या फिर हीट बैलेंस। अब हीट बजट या फिर हीट बैलेंस का यही मतलब है कि जितनी भी यूनिट्स हमारे अर्थ की सरफेस पे या फिर सन से एमिट होके हमारे सन अर्थ की तरफ आती हैं और वो बिल्कुल वापस चली जाती हैं उतना ही परसेंट, लेकिन ये बता रहा है कि कितना परसेंट कहाँ और कितना परसेंट कहाँ पे आ रही है और कौन कौन सी चीज़ों से कि रिफ्लेक्ट बैक होके कितने अमाउंट में वापस जा रही है। तो इसी टोटल बैलेंस को हम बोलते हैं हीट बैलेंस। ठीक है। अब देखते हैं कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो कह रहा है द रिफ्लेक्टेड अमाउंट रेडिएशन, कितने अमाउंट में एनर्जी अर्थ के सरफेस पे ये टकरा के वापस जा रही है, उसी को हम बोलते हैं अल्बिडो। अब अल्बिडो में आप देखोगे कि अर्थ के सरफेस पे कहीं फॉरेस्ट है, कहीं वाटर है, फिर ओशन देखोगे या फिर लैंड हो गया, कहीं स्नो से कवर है बिल्कुल। तो अलग अलग सरफेस पे ये अनइवन तरीके से हीट आती है। ठीक है। आप देखोगे कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होगी, यहाँ हीट बहुत ज़्यादा रिसीव होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वहीं ओशन पे आप देखोगे तो थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है। अब इसमें से देखो, सबसे ज्यादा एल्बिडो अगर किसी का होता है तो वो होता है फ्रेश स्नो का। ठीक है, जो ताजा बर्फ गिरी रहती है ना, उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। अगर आप सपोज करो कि इस पे 100% आपकी एनर्जी आ रही है, तो ये आपका 85 से लेके 90% एनर्जी को बिल्कुल वापस कर देता है। ठीक है, सिर्फ 5 से 10%, 5 से 10% एनर्जी ही ये वापस अपने एब्जॉर्ब कर पाता है। वहीं अगर हम बात करें ओशन का, या तो ये आपका 90% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी को ही ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो आप देख सकते हो ना कि जो फ्रेश स्नो होता है इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, और वहीं जो ओशन होता है इसका एल्बिडो सबसे कम होता है। तो ये आप लोग याद रखोगे। अब देखो, हम टेम्परेचर या फिर हीट का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो हीट होती है ना, वो एनर्जी होती है। ठीक है। और ये कैसे क्रिएट होती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से। जो भी सन के पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होता है। वहीं टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आपका एक मेजरमेंट है। ठीक है, जिसको हम डिग्री या फिर फ़ारेनहाइट या फिर कई तरह से इसको मेजर करने का काम करते हैं। इसमें हम यही देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पे ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, हॉट या फिर कोल्ड, इन सब चीज़ों को मेजर करने का काम करते हैं। तो ये इसको टेम्परेचर बोलेंगे। और हीट यानी कि एनर्जी होती है। ठीक है। अब कह रहा है कि फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें हो गया लैटिट्यूड। आप देखोगे कि इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, बट जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे तो गर्मी थोड़ा कम लगती है। ठीक है, हीट थोड़ा कम फील होगा। फिर एल्टीट्यूड हो गया, जब आप पहाड़ों पे जाओगे, हाइयर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा आप देखोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से आप कितना डिस्टेंस पे हो। अब सी से डिस्टेंस का मतलब क्या है कि देखो, ओशन जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे गर्म होती है, जबकि लैंड आपकी जल्दी गर्म होती है। तो क्या होगा ना कि यहाँ से जब जल्दी गर्म हो जाएगा लैंड, तो यहाँ से वापस सी की तरफ हवा चलेगी। और जब रात में क्या होगा कि टेरेस्ट्रियल जो लैंड जो होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो रात के टाइम में ओशन तो गर्म है बट लैंड बिल्कुल ठंडा। अब ओशन की से वापस चलेगा, तो ये हमेशा हीट यहाँ पे ना देखोगे कि जो भी टेम्परेचर होता है इसको बैलेंस बना के रखता है। तो इसको ये फैक्टर हो गया जो इसको कंट्रोल करता है। फिर है द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट। अब देखोगे कि जो ओशन में करंट चलती हैं, वार्म करंट होगी, कोल्ड करंट होगी, तो जहाँ पे कोल्ड करंट होगी वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा, और जहाँ पे वार्म होगा वहाँ पे गर्म मौसम होगा। ठीक है, और भी कुछ लोकल एस्पेक्ट्स होते हैं आसपास के, कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती हैं। अब इसके बाद हम टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ एलिवेशन पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे मान लो नीचे से सरफेस से 163 मीटर, ठीक है, 163 मीटर हम ऊपर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। आप इसको याद रखोगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। अब टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो टेम्परेचर हमारा माइनस नहीं होगा बल्कि ये प्लस होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अच्छा, ये होता कैसे है? और देखो, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और गर्मी बढ़ती जाती है,
तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे। और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है, तो उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये होता कैसे है? कह रहे हैं कि देखो, ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बहुत ही कॉमन फिनोमिना है ये एटमॉस्फेयर का, ठीक है? जब भी विंटर के टाइम में बहुत लॉन्ग नाइट होती है या फिर क्लियर स्काई होता है, तो ये कुछ आइडियल सिचुएशन है जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होता है। इसमें आप देखोगे कि अर्थ की जो सरफेस होती है वो दिन के समय तो हीट हो जाती है, और फिर जब रात होती है तो ये एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है जो भी हीट होता है, ठीक है? विंटर के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और जब ये वापस कर देती है तो रात भर में सुबह होते होते क्या होगा कि जो अर्थ का सरफेस होगा ना वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में अभी भी गर्मी रहती है हीट की वजह से, ठीक है? और इसी की वजह से क्या होता है कि जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं उस टाइम पे, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में जो हीट ट्रैप है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है? आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।